Hello everybody, welcome back to my YouTube channel The World of Education. Here is part second, chapter 15 पॉलीमर्स का, ठीक है, बहुलक का ये पार्ट 2 है। आज इस वीडियो में हम चैप्टर के आगे की बात करने वाले हैं। बेसिकली मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और पार्ट 1 में मैंने आपको पॉलीमर्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, ये सब बता दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो जाके देखिए एंड देन पार्ट सेकंड करते हैं। तो देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समबहुलकन के बारे में। तो देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था समबहुलक और सहबहुलक जब मैं क्या पढ़ा रही थी आपको, जब मैं आपको पढ़ा रही थी योगज बहुलक, ठीक है। जब मैंने आपको योगज बहुलक पढ़ाया था यानी कि एडिशन पॉलीमर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये दो टाइप्स के होते हैं, समबहुलक और सहबहुलक। तो ठीक है, अब उन्हीं में से ये सहबहुलकन है, वहाँ हमने समबहुलक और सहबहुलक पढ़ा था, ये सहबहुलकन है। तो देखो, सबसे पहले इसको देखते हैं क्या है इसमें। वीडियोस पार्ट बाय पार्ट आती रहेंगी और प्लीज़ बी कंटिन्यू। और अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ आ रहा है सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डू कमेंट। अगर कुछ समझ नहीं आते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सहबहुलकन में क्या था। जो सहबहुलक वह बहुलक अभिक्रिया है जिसमें एक से अधिक प्रकार के एकलकों के मिश्रण का बहुलकन करने पर एक सहबहुलक बनता था। देखो, मैंने आपको सहबहुलक में क्या बताया था। सहबहुलक वो मतलब वो होते हैं जो एक से अधिक मोनोमर्स से बने हुए होते हैं। एक से अधिक मतलब कि जो दो अलग अलग मोनोमर्स से कोई बहुलक बनता है, उस बहुलक को हम सहबहुलक कहते थे, ठीक है। जैसे कि ब्यूना एस, ब्यूना एन, ठीक है। इतना तो आपको पता था, तो इतना मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो अब सहबहुलकन में भी वही है कि ऐसे पॉलीमर्स जो दो अलग अलग मोनोमर्स से बनते हों या फिर जो एक या एक से अधिक मोनोमर्स से पॉलीमर बनता हो, बहुलक बनता हो, ऐसे बहुलक को सहबहुलक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया हुआ है ब्यूटाडाइन और स्टायरीन सहबहुलक। देखो, बेसिकली अगर चलो पहले बुक का एनसीईआरटी का पढ़ते हैं, देन मैं आपको समझाती हूँ। देखो, सहबहुलक केवल श्रृंखला वृद्धि बहुलक से ही नहीं अपितु पदशः वृद्धि बहुलकन द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। इसकी बहुलकी श्रृंखला में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रत्येक एकलकों की कई इकाइयाँ होती हैं। उदाहरण के लिए 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टायरीन का मिश्रण एक सहबहुलक बन सकता है। देखो, इसमें बताया हुआ है कि सहबहुलक जो बनते हैं वो केवल श्रृंखला की वृद्धि से, श्रृंखला मतलब कि चेन में होने वाली वृद्धि, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक चेन ही तो है, ठीक है, किसकी, इनकी, ठीक है। तो ये इनसे ही नहीं बनते हैं, बल्कि बल्कि उनकी वृद्धि बहुलकन द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। मतलब कि उसकी चेन में होने वाली वृद्धि से ही क्या बनाए जा सकते हैं, बहुलकन बनाए जा सकते हैं। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप ये इस बुक का छोड़ो तो बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऐसे पॉलीमर जो एक या एक से अधिक मोनोमर को हिंदी में बोलते हैं एकलक, ठीक है, दो या दो से अधिक प्रकार के एकलकों से बने हुए होते हैं, ऐसे बहुलकन को सहबहुलकन कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको इंग्लिश में बताऊं तो ऐसे पॉलीमर्स जो दो अलग अलग मोनोमर्स से बने हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सहबहुलक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टायरीन का मिश्रण, या फिर ब्यूना एस और ब्यूना एन, ठीक है। अब देखो ये कैसे बनता है, इसको देखते हैं। देखो, 1,3 ब्यूटाडाइन, मैथ प्रॉप ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन्स, इनकी तो पढ़ा होगा कि अगर 4 कार्बन्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूट, ठीक है, ब्यूटेन। तो 1 2 3 4 कार्बन्स है, तो यानी कि पहले और थर्ड कार्बन पे क्या है, आइन है। आइन, एन इन आइन, आपने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऑलरेडी पढ़े हुए हैं 11th स्टैंडर्ड में। अगर नहीं पढ़े तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। अगर हमारा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन की चेन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे एन बोलेंगे, डबल है तो इन बोलेंगे और ट्रिपल है तो आइन बोलेंगे, एन इन आइन। इतना बात समझ आ गया। तो देखो, यहाँ पूछा गया 1,3 ब्यूटाडाइन आइन, ठीक है,
सॉरी ईन ब्यूटाडाइन। तो देखो 1 और 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा और इसके अलावा सिंगल बॉन्ड है, तो बना लो चेन 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, उसके बाद क्या है स्टायरीन। तो देखो स्टायरीन का आपको स्ट्रक्चर याद करनी पड़ेगी। CH डबल बॉन्ड के साथ CH2 जुड़ा हुआ है किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्टायरीन बोलते हैं। तो देखो कुछ नहीं करना, यहाँ से ये जो N है सबसे पहले ये N हटेगा। ठीक है, ये N सबसे पहले यहाँ आ जाएगा। अब देखो कैसे बनाते हैं यहाँ पे, और ये चेन बनेगी तो इसको पॉलीमर को बनाने के लिए इसे खोलना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा CH2, ये बॉन्ड जो है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि फिर CH लिखा जाएगा सिंगल बॉन्ड। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे बेंजीन इस वाले कार्बन पे बेंजीन रिंग आ जाएगी। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपको कॉपी पेन पे बताऊँ तो जस्ट अ मिनट। तो देखो समझते हैं हम क्या समझ रहे हैं। 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टायरीन से हम बना रहे हैं ब्यूटाडाइन स्टायरीन का सह बहुलकन। तो देखो 1,3 ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर बनाओ। देखो N लिखो, CH2 सिंगल वो डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ये क्या है 1,3 ब्यूटा डाइन। ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन है क्योंकि इसमें फर्स्ट कार्बन के साथ और थर्ड कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड है। इसके अलावा स्टायरीन है, स्टायरीन का स्ट्रक्चर ऐसी होती है, CH2 डबल बॉन्ड के साथ CH2, और ये क्या है बेंजीन रिंग। ठीक है, देखो अगर आप इसको एक अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो डोंट बी कंफ्यूज, बट अगर आप बेंजीन इनको दिखाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा, वरना ये भी क्या है इसी का ही फॉर्मूला, कोई सा भी दिखा दो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, फिर देखो क्या होता है जब हम इसका सह बहुलकन बनाएंगे तो देखो क्या होगा, इसको देखो ये जो N है ना, ये जो N है ये सबसे पहले वहाँ जाएगा। तो इस N को अभी रख देते हैं क्योंकि ये N हमें वहाँ पहुँचाना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट लगा लो क्योंकि यहाँ और चेन जुड़ेगी किसकी, पॉलीमर की। तो देखो क्या होगा, CH2 के साथ जोड़ दो। फिर क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट कर दो। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ गया। उसके आगे क्या है, फिर CH है, CH को लिख दो ऐसे ही। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर हमारे पास क्या आ गया, CH2 आ गया। तो CH2 हमने लिख लिया। उसके बाद हम स्टायरीन पाते, इसका काम इतना ही था, इसको ख़त्म करो। ठीक है, उसके बाद स्टायरीन देखो, स्टायरीन में हमारे पास ये वाला जो CH है ना, इसको लिख के और इसके साथ बेंजीन इनको जोड़ दो और ये लिख दो, बस इतना ही काम है, ख़त्म बाकी का। इसके साथ इस CH को पहले लिखो और इसके साथ क्या जोड़ दो, बेंजीन रिंग जोड़ दो। ठीक है, और फिर हमारा क्या बचा, CH2, सिंगल बॉन्ड हटेगा। ठीक है, ऑब्वियसली। उसके बाद बस ये हो गया जी काम, बस इतना ही काम था। इसको अगर मैं एक और तरीके से बताऊं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो बेंजीन रिंग का आपको फॉर्मूला पता है, C6H5 होता है। तो या तो आप C6H5 लिख लो, ठीक है, अगर ये CH ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो। ठीक है, या फिर क्या लिख लो, बेंजीन रिंग बना लो। तो बात एक ही है, ये जो बेंजीन के ऊपर कार्बन लगा था, तो जब हम इसका वो सहबहुलकन बनाएंगे तो इसी वाले CH के साथ ये बेंजीन रिंग क्या होगी, जुड़ जाएगी। बाकी ये डबल बॉन्ड क्या है, हट जाएगा और ये क्या आ जाएगा, हट के आगे आ जाएगा, मतलब कि यहाँ। इतनी बात समझ आ गई। ये जो बॉन्ड था ना, ये डबल बॉन्ड था, ये हट के यहाँ आया है। ठीक है, तो यही था, ये क्या था, ब्यूटेन स्टायरीन सहबहुलक। इतनी बात आपको समझ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। सहबहुलकों के गुणधर्म सहबहुलकों से काफ़ी विभिन्न होते हैं। अच्छा, सहबहुलकों के गुणधर्म समबहुलकों से काफ़ी विभिन्न होते हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको जब सहबहुलक
और सहबहुलक और समबहुलक पढ़ाया था, तो आपको ऑलरेडी बताया था, इनके एग्जांपल्स बताए थे और इनको समझाया भी था कि सहबहुलक क्या होते हैं और समबहुलक क्या होते हैं। तो ऑब्वियसली इन दोनों के गुण भी अलग अलग होंगे, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगी। एग्जाम्पल के लिए इसमें बताया गया है कि ब्यूटाडाइन स्टाइरिन सहबहुलक अत्यधिक कठोर होते हैं, ठीक है, और यह प्राकृतिक रबड़ का एक उत्तम विकल्प है। इसका उपयोग स्वचालित वाहनों के टायर, फर्श की टाइल्स, जूतों के घटकों, केबल के रोधन पदार्थ आदि के उत्पादन के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ब्यूटाडाइन स्टायरीन का, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, सहबहुलक समझ आ गया, इसमें यही था और कुछ नहीं था, ठीक है। जो कि मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी, मैंने आपको रिएक्शन भी बता दी कैसे हो रही है। देखो मैं एक बार फिर से रिवीजन करा तो 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टायरीन लिया, इसका क्या किया, ये वाले जो बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, बाकी का सेम लिख दो, ये सिंगल ये डबल बॉन्ड जो है या इसमें से एक बॉन्ड हटेगा, फिर क्या होगा, इसका काम इतना ही था, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ जुड़ जाएगा, इसको यहाँ जोड़ लेना, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो CH है यहाँ आएगा और ये बेंजीनिक CH के ऊपर जाएगी, यहाँ से डबल बॉन्ड हटेगा और आगे लग जाएगा। दैट्स इट, इतना ही काम था। देखो अब हम रबड़ के बारे में पढ़ते हैं। सहबहुलकन में इतना ही था, ठीक है। रबड़ के बारे में पढ़ते हैं। देखो रबड़ भी दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है, एक नेचुरल, दूसरी आर्टिफिशियल, ठीक है। तो नेचुरल रबड़ के बारे में पढ़ते हैं, जो कि प्राकृतिक रबड़। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। रबड़ एक क्या है, प्राकृतिक बहुलक है, और इसमें प्रत्यास्थ गुण पाए जाते हैं। देखो प्रत्यास्थ गुण का मतलब मैं अगर आपको बताऊं, पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था प्रत्यास्थ बहुलक, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अगर आपको याद हो तो प्रत्यास्थ बहुलक मतलब कि इलास्टोमर्स मतलब कि जिनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, खिंचने वाली होती है, मतलब जो रबड़ की तरह खिंचते हैं। प्रत्यास्थ का मतलब समझ आ गया, रबड़ की तरह खिंचने वाले पॉलीमर्स, ठीक है। तो प्राकृतिक रबड़ की में कौन सा गुण पाया जाता है? इलास्टोमर्स वाला गुण पाया जाता है, यानी कि प्रत्यास्थ का गुण पाया जाता है। इसे प्रत्यास्थ बहुलक भी कहते हैं। देखो इसे प्रत्यास्थ बहुलक भी कहते हैं, और इसके विभिन्न उपयोग होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। फिर क्या होगा, इसका उत्पादन रबड़ के लैक्टेज से किया जाता है। अब देखो ये क्या है, लैक्टेज क्या है? देखो लैक्टेज एक रबड़ के वृक्ष, मतलब जो रबड़ का पेड़ होता है उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है लैक्टेज, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको? लैक्टेज रबड़ के पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है, और ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। फिर क्या होता है, और जो ये चलो इसको बाद में देखेंगे, जो कि रबड़ का जल में कोलाइडी परिक्षेपण है, यह लैक्टेज, देखो मैंने अभी आपको बताया, यह लैक्टेज रबड़ के वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, जो भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया एवं दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। फिर क्या होता है, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन 2-मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। देखो प्राकृतिक रबड़ जो है वो रेखीय बहुलक का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आइसोप्रीन और 1,4 पॉली आइसोप्रीन भी कहा जाता है। ये किसके एग्जाम्पल हैं? प्राकृतिक रबर के, और यही एग्जाम्पल किसके हैं? रेखिक बहुलक के। देखो रेखिक बहुलक आपने पढ़ा होगा, जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे पॉलीमर्स का, तो उसमें रेखीय बहुलक था, जब हमने क्लासिफिकेशन किया था पॉलीमर्स का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जब हमने उसकी संरचना के आधार पर पॉलीमर का वो किया था, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया था, तो हमने रेखीय बहुलक, ठीक है, इसके अलावा क्रॉस लिंकेज, इसके अलावा ब्रांच वाले, मतलब जिसमें ब्रांचेस निकली होती हुई थी, ठीक है, वो सब पढ़ा था। तो वही है इसमें भी, ये इसका भी उदाहरण है। तो देखो मैं आपको साथ के साथ पहले का भी रिवीजन कराती जा रही हूँ, ताकि आप वो वाला भी ना भूलो और ये वाला अच्छे से पढ़ लो। तो देखो फिर क्या हुआ, आइसोप्रीन जिसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, ठीक है, और इसका IUPAC नेम है 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, मतलब कि सेकंड कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और 1,3 यानी कि पहले और थर्ड कार्बन के साथ क्या है? डबल बॉन्ड है, ब्यूटाडाइन। इतनी बात आपको समझ आ गई। आइसोप्रीन का यही था। आइसोप्रीन की एक बार स्ट्रक्चर देख लो, ये स्ट्रक्चर आइसोप्रीन की है, ठीक है। फिर देखते हैं समकक्ष पॉली आइसोप्रीन अणु में विभिन्न श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ दुर्बल वंडरवॉल्स अन्योन्य क्रिया द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। देखो पॉली आइसोप्रीन अणु की विभिन्न श्रृंखलाएं
ठीक है। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, आइसोप्रीन के बारे में पढ़ा था, ये आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर देखी थी। बट क्या होता है कि जो पॉली आइसोप्रीन है उसकी जो श्रृंखलाएं होती हैं, उसकी जो चेन्स होती हैं वो किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, वीक वंडरवॉल्स फोर्स द्वारा जुड़ी होती हैं। अब वीक वंडरवॉल फोर्स क्या, देखो मैं आपको क्या बताऊँ, ये एक ऐसा बल है जो काफ़ी कमज़ोर होता है। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन ये तो बॉन्ड है, ठीक है, ये फोर्स है, ये बहुत ज़्यादा वीक फोर्स होती है, मतलब इसको हम तोड़ेंगे ना तो इजीली ये टूट जाएगा, ठीक है। और हाँ, ये कैसी रचना बना लेती है, कुंडलित रचना बना लेती है। अतः इन्हें स्प्रिंग की तरह क्या किया जा सकता है, खींचा जा सकता है, और यह प्रत्यास्थ गुण प्रदर्शित करती हैं। देखो ये इसमें ये पॉली आइसोप्रीन के बारे में बताया गया है कि ये कैसी फोर्स से जुड़ी होती है, वीक वंडरवॉल फोर्स यानी कि फोर्स से जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि दुर्बल वंडरवॉल्स बल के द्वारा ये जुड़ी हुई होती हैं। और अगर इन्हें स्प्रिंग की तरह खींचा जाए तो ये क्या होती हैं, खींची जा सकती है। इसके अलावा ये क्या होती हैं, इलास्टोमर्स होती हैं, जैसे कि इनमें कौन सा गुण पाया जाता है, प्रत्यास्था का, ठीक है। ये रबड़ की तरह क्या हो सकती है, खींच सकती हैं। तो देखो यहाँ पे ये दिखाया गया है, प्राकृतिक रबड़ की स्ट्रक्चर दिखाई गई है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। तो देखो सी के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ CH2 H और CH3 है। सेम यही चीज़, मतलब यही इसी पे ही एक और यही जोड़ा हुआ है, मतलब ये सेम स्ट्रक्चर है और इनको एक दूसरे से जोड़ा हुआ है। इसका मतलब ये दिखाया गया है कि अगर हम इनको खींचें तो ये इजीली खिंच जाएंगी। और इसमें किसकी प्रॉपर्टी पाई जाएगी, इलास्टोमर्स की, ठीक है। अब इसके आगे और भी बड़ी हो सकती है और बन सकती है। ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि इन्हें खींचने पर ये बड़ी हो सकती है और इसमें किसकी प्रॉपर्टी पाई जाती है, इलास्टोमर्स की, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब देखते हैं रबर का वॉल्नीकरण। देखो प्राकृतिक रबर उच्च ताप पर यानी कि हाई टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 335 केल्विन से ऊपर पर नरम मतलब सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। और नॉर्मल टेम्परेचर पर, जो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 283 केल्विन से कम पर ये क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। और उच्च जल अवशोषण क्षमता प्रदर्शित करती हैं। उच्च जल अवशोषण क्षमता मतलब कि ये क्या काम करती हैं, वाटर का ज़्यादा अवशोषण करती है। अवशोषण मतलब कि वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्व करती है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। यह अध्रुवीय विलायकों में घुलनशील है, ठीक है, और ऑक्सीकरण क्रमकों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी नहीं है। यह भौतिक गुणों में सुधार के लिए वॉल्नीकरण की प्रक्रिया की जाती है, मतलब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को सुधारने के लिए कौन सा प्रोसेस किया जाता है, ये वॉल्नीकरण का। किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सुधारने के लिए, प्राकृतिक रबर की फिजिकल प्रॉपर्टी सुधारने के लिए, ठीक है। फिर क्या होता है, इस प्रक्रिया में अपरीकृत रबर को सल्फर और उपयुक्त योगज के साथ, ठीक है, किसके साथ, सल्फ़र के साथ और भी कंपाउंड्स के साथ 373 केल्विन से लेके 415 केल्विन के टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। फिर वॉल्नीकरण मतलब ये क्या होता है, फिर द्विबंधु की अभिक्रियाशीलता स्थिति पर सल्फ़र तृतीय बॉन्ड बना लेता है। जब नेचुरल रबर को किसके साथ, सल्फ़र के साथ या और कंपाउंड्स के साथ 373 केल्विन से 415 केल्विन के टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, तो क्या होता है, जो सल्फ़र होता है वो क्या काम करता है, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। इतनी बात आपको समझ आ गई। और इस प्रकार रबर क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, मतलब कि हार्ड हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, टायर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली रबड़ का उत्पादन 5% सल्फर तृतीय बंध के रूप में किया जाता है। जैसे कि टायर बनाने के लिए जो रबर होती है, देखो आपने कार में लगे हुए टायर्स को देखा है, वो अगर देखा है तो उसमें भी रबर का यूज़ होता है, वो प्राकृतिक रबर का यूज़ होता है। बट क्या होता है कि उसमें 5% सल्फ़र का भी उपयोग किया जाता है। और जो सल्फ़र का यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, तृतीय बॉन्ड बना लेता है, किसके साथ, जब प्राकृतिक रबर के साथ उसको हीट किया जाता है। अब देखो
आपने कार के टायर्स देखे हैं, वो इतनी जल्दी नहीं फटते हैं, ठीक है। फटते नहीं का मतलब इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उस रबर को, वो नेचुरल रबर होती है, उस रबर को जब हम सल्फ़र के साथ हीट किया होगा हमने, तो सल्फ़र ने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया होगा, जिसकी वजह से जो उसकी प्रॉपर्टी है वो इतनी हार्ड हो जाती है कि इसको ईज़िली ब्रेक नहीं किया जा सकता। इतनी बात समझ में आ गई। और इसी रबर को यूज़ किया जाता है कार के टायर्स बनाने के लिए, ठीक है। और सल्फ़र की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 5%, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। वल्नीकृत रबर के अणु की संभावित रचनाओं के निम्नलिखित, अच्छा, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो उसको दिखाया गया है। तो देखो ये क्या है? वल्नीकृत रबर है। मतलब वल्नीकृत का मतलब होता है नेचुरल रबर को जब सल्फ़र के साथ या अदर कंपाउंड के साथ हीट किया जाता है, कितने टेम्परेचर पर? 373 केल्विन से 415 केल्विन के टेम्परेचर पर। तो क्या होता है, जो सल्फ़र होता है वो ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से जो नेचुरल रबर होती है, जो प्राकृतिक रबर होती है, वो थोड़ी क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है। और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है किसकी? वल्नीकरण की या वल्नीकृत रबर की, ठीक है। और हाँ, यही प्रोसेस क्या कहलाता है? रबर का वल्नीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रबर का वल्नीकरण। ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है। तो देखो इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है CH2, इसका मतलब तो आप समझ गए, मतलब कि खींचने पर, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बताया रबर में किसका गुण पाया जाता है? प्रत्यास्थ का गुण पाया जाता है। प्रत्यास्थ का मतलब कि खींचने पर ये स्ट्रेच हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इसको अगर हमने खींचेंगे तो CH2 सिंगल बॉन्ड ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये क्या है? सल्फ़र से इसको हीट किया गया सल्फ़र के साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। इसमें यही है, आप इसको स्ट्रक्चर को एक बार याद कर लेना, 2 बार भी बना के देखोगे, लिख के देखोगे तो इजीली आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिफिशियल रबर के बारे में। अभी हम कौन सी रबर पढ़ रहे थे? नेचुरल रबर पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल रबर। तो देखो आर्टिफिशियल रबर कैसी होती है? आर्टिफिशियल रबर वल्नीकृत रबर की तरह एक बहुलक है। ऑब्वियसली ये क्या है? एक पॉलीमर है, एक बहुलक है, ठीक है। फिर क्या होता है, जो अपनी लंबाई से दुगना तक खींची जा सकती है। अगर ये इसकी लंबाई मतलब आपको मैं बताऊँ, अगर इसकी लंबाई 1 मीटर है तो इसको दुगनी लंबाई तक भी खींचा जा सकता है, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया, 1 मीटर इसकी लंबाई है किसी भी रबर की, अगर हमने 1 मीटर को ये रबर ली, उसको हम खींचेंगे तो वो अपने डबल उसमें आकार में आ जाएगी। जैसे कि 1 मीटर रबर को हमने खींचा तो वो 2 मीटर तक स्ट्रेच हो सकती है, खींच सकती है। ये बात आपको समझ आ गई? कौन सी रबर? आर्टिफिशियल रबर, ठीक है, यानी कि संश्लेषित रबर। फिर क्या होता है, यद्यपि जैसे ही भ्राता तन बल निर्मुक्त होता है, भ्राता तन बल मतलब कि जो एक्सटर्नल लगने वाली फोर्स है, बाहर से जो खींच रहा है, बाहर से जो खींचने में उसको फोर्स लगाई गई है, वो क्या हो जाते हैं? निर्मुक्त हो जाते हैं, परंतु यह अपनी मूल आकृति व बनावट में लौट आती है। देखो आर्टिफिशियल और नेचुरल रबर में सबसे मेन डिफरेंस ये है कि जब आर्टिफिशियल रबर को हम खींचते हैं तो वो जितने अपने दुगने आकार में तो स्ट्रेच हो जाती है, बट उसको जैसे ही भ्राता बल यानी कि बाहर से जो हमने फोर्स लगाई थी खींचने के लिए, उसको जब हम छोड़ते हैं तो वैसे ही अपनी नॉर्मल शेप में आ जाती है जैसे कि वो थी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई? फिर क्या होता है कि इस प्रकार संश्लेषित रबर या तो 1,3 ब्यूटाडाइन के व्युत्क्रम के सहबहुलक है, अथवा 1,3 ब्यूटाडाइन के या इसके व्युत्पन्नों के अन्य संतृप्त एकलक के साथ सहबहुलक है, ठीक है। अब देखते हैं नियोप्रीन संश्लेषित रबर का विचरण, ठीक है। संश्लेषित रबर का विचरण देखते हैं। नियोप्रीन की स्ट्रक्चर हमने देखी थी अभी अभी, बट अब इसको देखते ही नियोप्रीन बनता कैसे है। नियोप्रीन और पॉलीनियोप्रीन देखी थी ना, बट यहाँ पे देखते हैं नियोप्रीन बनता कैसे। देखो नियोप्रीन बनता है 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन। देखो ब्यूटाडाइन को आपको ऑलरेडी पता हो गया होगा कि ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो यहाँ पे कुछ मत करो, सेकंड कार्बन के ऊपर आपको क्या लगा देना है? Cl लगा देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखो नंबरिंग कहाँ से देंगे? यहाँ से देंगे। देखो नंबरिंग कहीं यहाँ से दो, ये यहाँ से दो, ठीक है। बात एक ही है, क्योंकि इन दोनों को अगर देखो पहले हमने 1,3 ब्यूटाडाइन बनाया था, ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन के बनाया था, तो यहाँ पे भी CH था। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है। बेसिकली ये सब IUPAC होता है, बट मैं आपको थोड़ी शॉर्ट नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ।
ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हम यहाँ से भी नंबरिंग देंगे तभी भी फर्स्ट कार्बन पे पड़ेगा, पहला पड़ेगा, और यहाँ से भी देंगे तभी फर्स्ट पे पड़ेगा। अगर यहाँ पे भी Cl लगाते हैं आप तो यहाँ पे भी 2 क्लोरो ही आता है, क्योंकि Ca वाला जो C है ये सेकेंड कार्बन पे पड़ता है अगर हम नंबरिंग यहाँ से देते तो। अब अगर हमने नंबरिंग यहाँ से दी है तो इससे भी ये वाला कार्बन सेकेंड पे पड़ रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ Cl लग गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। फिर ये क्या हो गया, 2-क्लोरो-1,3 ब्यूटाडाइन। इसको क्या करा, पॉलीमराइजेशन हुआ, इसका बहुलकन हुआ। तो देखो क्या हुआ, ये जो एन है ऑब्वियसली यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे लगा दीजिए बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है ये हटेगा और ये यहाँ आगे शिफ्ट हो जाएगा। क्लोरीन ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये हट के यहाँ आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। बस यही है न्यूप्रीन की स्ट्रक्चर, और कुछ भी नहीं करना है, दैट्स इट, इतना ही करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल रबड़ का, जो कि है ब्यूना एन। देखो मैंने आपको ब्यूना एस और ब्यूना एन बताए थे। ठीक है, अब ब्यूना एन की स्ट्रक्चर आगे नहीं है, ब्यूना एन की स्ट्रक्चर हम अब पढ़ेंगे। ब्यूना एन बनता कैसे है, तो देखो ब्यूना एन बनता है 1,3 ब्यूटाडाइन से और एक्रिलोनाइट्राइल के परऑक्साइड से, एक्रिलोनाइट्राइल के परऑक्साइड से, और 1,3 ब्यूटाडाइन से क्या बनता है, ब्यूना एस। ये क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन लिख लो। ठीक है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन ये है, और एलिक्रोनाइट्राइल देखो एक्रिलो है ये, ना कि एलिक्रो। एक्रिलोनाइट्राइड का फॉर्मूला ये होता है और इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। सो प्लीज़ आप इसको याद कर लेना ताकि आप ब्यूना एन बना सको। अगर आपको स्ट्रक्चर्स नहीं याद होंगी तो आप कुछ नहीं बना पाओगे, और नहीं बना पाओगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। इस पूरे चैप्टर में यही स्ट्रक्चर हैं, ब्यूना एस, ब्यूना एन, नायलॉन 6 नायलॉन 6। ठीक है, न्यूप्रीन हुआ, ये हुआ। तो ये आप क्या कर लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इन्हीं स्ट्रक्चर्स को। मैंने आपको एक एक चीज़ समझाई है अच्छे से। तो देखो अगर मैं इसी को भी देखूं, अगर मैं इसको आपको पेपर पे बना के दिखाऊं तो शायद आपको और अच्छे से समझ आ सके कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखो सबसे पहले 1,3 ब्यूटाडाइन को लिख लो। 1,3 ब्यूटाडाइन मतलब कि एक ऐसी शक्ल बनाओ जिसमें कार्बन्स कितने हों, 4। ठीक है, और पहले कार्बन और लास्ट के कार्बन यानी कि थर्ड कार्बन पे क्या हो, डबल बॉन्ड हो। ये क्या हो गया, 1,3 ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर हो गई। इसके अलावा हमें दिया गया है एक्रिलोनाइट्राइल। एक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मूला होता है, याद रखना, इनके पहले एन ज़रूर लगा देना, और अगर कोई भी कुछ कर रहे हो तो उसका नीचे नाम ज़रूर लिख देना कि आप क्या बना रहे हो। ठीक है, और एक्रिलोनाइट्राइल का होता है NCH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर CN। CN क्या है हमारा, CN आपने पढ़ा होगा साइनाइड। ठीक है, अब देखो इसका क्या कराओ, सह बहुलकन कराओ तो हमें क्या मिलेगा। देखो ये N तो हमारा लास्ट में जाना है। ठीक है, इसको छोड़ो, अब इसको लिखो, CH2 को लिखो। CH2 लिख लिया। अब ये जो डबल बॉन्ड है इसको आगे शिफ्ट कर दो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, ये CH इस डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर दिया। फिर हमारा क्या है, ये वाला CH उतार दिया, इस डबल बॉन्ड, यहाँ से ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ का ये डबल बॉन्ड हटेगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और फिर CH2 आ जाएगा। यहाँ का डबल बॉन्ड हटके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इससे ये CH2 जुड़ जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई। फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड हटेगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा पहले, और फिर ये जो CH है इसको यहाँ लिख दो पहले, किसके साथ जुड़ रहा है, CN के साथ जुड़ रहा है, और यहाँ का ये जो बॉन्ड हटा है ये आ गया यहाँ, यानी कि ये और क्या बनाएगा, और लंबी श्रृंखला बनाएगा, और लंबी चेन बनाएगा, और ज़्यादा पॉलीमर बनाएगा, और ये क्या हो जाएगा, N क्या होगा, यहाँ बाहर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। यही जो है ये क्या है, ब्यूना एन। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस थोड़ा सा समझ के ये करना है। देखो मैं फिर से आपको रिवीजन करा देती हूँ। ये क्या था, 1,3 ब्यूटाडाइन था, ये एलिक्रोनाइट्राइल था। क्या किया, इसमें से कुछ नहीं किया। ये जो एन है ये लास्ट में शिफ्ट होना था तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, CH2 को लिख लिया, ये जो डबल बॉन्ड है इसको आगे शिफ्ट कर दिया, CH को ऐसे ही लिखा रहने दिया, ये डबल बॉन्ड पीछे से शिफ्ट हो के आया है, CH को ऐसे ही लिखा रहने दिया। ये भी डबल बॉन्ड हटेगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड आगे जाएगा, यहाँ जाएगा और इसके साथ ये बना लेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ से ये डबल बॉन्ड हटाया, ये CH आ गया। फिर ये वाला जो बॉन्ड था ये वाला डबल बॉन्ड जो हट के आया ना वो ये वाला बॉन्ड है। ठीक है, फिर CH को CH लिख दिया, यहाँ से भी एक बॉन्ड हटेगा जो कि आगे जाएगा ये। ठीक है, और ये CH का CH ऐसे लिख दिया। ये जो बना ये हमारा क्या है, ब्यूना एन। ठीक है, ऐसे बनता है ब्यूना एन। अब देखो इसमें इसका बताया गया यह पेट्रोल
स्नेहक तेल और कार्बन विलायकों के प्रति प्रतिरोधी है। इसका उपयोग तेल, सील और टंकी के अस्तर बनाने के लिए किया जाता है। इसके यूजेस आपको पता चल गए, बस इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसके अलावा आपके टेक्स्ट बुक में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। देखो क्वेश्चंस में क्या है, ब्यूना एन और ब्यूना एस के मध्य अंतर बताइए। ऑलरेडी मैंने आपको ब्यूना एन और ब्यूना एस की स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी, समझाया था, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको अंतर बता देना है। थ्योरिकल क्वेश्चन है, कर लेना, ईजिली हो जाएगा। निम्नलिखित बहुलकों को उनके अंतराण्विक बलों के बढ़ते क्रम में लिखिए। अच्छा, देखो पहले क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें पॉलीमर्स दिए हुए हैं और पूछा गया है कि इन बहुलकों को उनके अंतराण्विक बल मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। मतलब सबसे ज़्यादा किसकी है, फिर उससे ज़्यादा किसकी है और फिर सबसे ज़्यादा किसकी है, ठीक है, उसमें लिखना। और ये आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक नायलॉन 66 वो ब्यूना एस, पॉलीथीन, नायलॉन 6 न्यूप्रिन और पॉलीवाइनिल। तो देखो मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है। सबसे पहले देखना सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसकी है, और वीक भी मैंने आपको बताया था किस में वीक वंडरवॉल फोर्स लगी हुई थी, किस में क्या लगा हुआ था, तो इनको उसके बेस पे अरेंज कर लेना। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। 2 क्वेश्चन हमने देख लिए। नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी आगे के चैप्टर की। फ़िलहाल ये जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये मैंने आपको पढ़ाया था सह बहुलकन से, जो कि है 15.23 से, ठीक है। मैंने 15.23 करा दिया, 15.24 करा दिया। इसके अलावा ये पूरा कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी, वो कोशिश करूँगी आगे का कंप्लीट करने की। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, एंड प्लीज़ डू कॉमेंट, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों को, ताकि उन्हें भी समझ आए। सो इंटेक्स क्वेश्चन मैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कराऊंगी। सो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू योर एग्ज़ाम्स, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।